हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप घरों पे होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने ये देखा था कि जो क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जो सबसे पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह और केमिकल इक्वेशंस वगैरह, कैसे उनका यूज किया जाता है, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। पिछले टर्म पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस भी दिया था, जिसको आपने बोला था कि आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो की कॉन्सेप्ट लिखेंगे उसके आधार पे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, तो वो आइए जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले हम मेटल को, ठीक है। जो मेटल होगा इसमें सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे कि वो चीज़ रिएक्शंस में मौजूद है कि नहीं। दूसरा हमारा होगा नॉन मेटल, ठीक है बच्चों, दूसरा होगा नॉन मेटल, उसको प्रायोरिटी देंगे। तीसरा जो होगा वो हमारा होगा ऑक्सीजन, और चौथा में जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा हाइड्रोजन। पिछली क्लास में हमने इसको बताया था, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे की कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो की कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि जो कार्बन है वो इसमें मौजूद है, तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो इस कैटेगरी में आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड हम चेक करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से इधर राइट हैंड साइड में भी अगर हम चेक करते हैं तो हमारा क्या क्या मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप देखिए कि सबसे पहले कि हमारा जो तो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड में उसको चेक करेंगे कि कितने हैं। तो कार्बन में कितने हैं इस समय, 1 हैं, हाइड्रोजन में 2 हैं और इसमें 3 हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ 6 हैं, यहाँ 12 हैं और यहाँ पर ये दोनों मिला कर के कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अब आइए बैलेंस करते हैं इसको। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पे 6 है। तो कार्बन को यहाँ पर बैलेंस होने के लिए कितना चाहिए, 6 और चाहिए। तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना टोटल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 6 को हम क्या करेंगे, ये वाला जो 6 होगा इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब दूसरे वाले में आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2 हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। 6 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, आप चेक करिए। मतलब 12 यहाँ पर हो गए और यहाँ 6, 18 हो गए। तो मतलब कोई एक ऐसा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करा जाए कि हमारा यहाँ पर ये 18 हो जाए, ठीक है, ये हमारा 18 हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 18। जब यहाँ 18 हो गया तो हमें यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि ये 18 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि जो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर टोटल हमारी कितनी हो गई, 18 हो गई। तो यहाँ पर भी हमको 18 चाहिए। 18 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को हम इस तरह से ना लिख करके किस तरह से लिखें, ये जो 6 है इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 की जो वैल्यू है वो वहाँ पर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन है वो फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में कितनी है, 6 है, बट यहाँ सेकंड वाले जो O2 बना है वो प्लस करके है, मतलब 2 और एक्स्ट्रा है, तो उसको हम 2 करके लिखते हैं और यहाँ पर भी एक स्पेस छोड़ते हैं और ये इसकी वैल्यू 18 के बराबर करते हैं। मतलब हम कर क्या रहे हैं कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले मैंने 6 रखा और 2 रखा और 18 लाना है। तो कैसे यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर नंबर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 ये 18 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड पूरी तरह से बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। और यहाँ पर जो ये 6 वैल्यू है ये कहाँ पुट हो जाएगी, हमारी कहाँ पुट हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर पुट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यह जो रिएक्शन हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा,
बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट का यूज करके चेक करेंगे कि जो एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं वो क्या किस तरह से प्रायोरिटी में लिए जाएंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले यहाँ पर मौजूद क्या है, सिलिकॉन लिख लेंगे, कार्बन लिख लेंगे, हाइड्रोजन लिख लेंगे और ऑक्सीजन लिख लेंगे। ये हमारा कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसके अलावा राइट हैंड साइड भी इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, सिलिकॉन हो गए, कार्बन हो गए और कौन सा है, नहीं यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर का क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन एक तरह का मेटलॉयड होता है। ठीक है, मेटलॉयड क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल का अगर मिक्सचर आता है तो ऑलवेज़ हम उसको टॉप में लेंगे, मिक्सचर प्लस नॉन मिक्स, मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल, तो वो क्या होंगे, मेटलॉयड होंगे, मेटलॉयड होंगे। ठीक है, तो उनको हम प्रायोरिटी देंगे सबसे ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये प्रायोरिटी में दिए गए हैं। ओके, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 मैंने लिख लिया। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो वो 1 है। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड साइड में आएंगे तो राइट हैंड साइड में सिलिकॉन कितने हैं, 1 हैं। क्लोरीन कितने हैं हमारे, 1 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 4 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, हाइड्रोजन 4 नहीं है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर टोटल हमारे 5 हैं। और हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, वो 4 हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे सिलिकॉन की संख्या इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हमारी बराबर है। ठीक है, दोनों कंडीशन में बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब हम क्लोरीन चेक करेंगे तो क्लोरीन देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारा 1 है, तो हमको क्लोरीन को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई वहाँ की है तो इसमें भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से बच्चों, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन मौजूद है। तो क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से अब देखिए ये दोनों हमारे बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन का जो संख्या है उसको किस तरह से बराबर करेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है हमारे बच्चों, देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है हमारे, ये 2 है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं तो हमारी 5 है, 4 और यहाँ पर एक 5। ये नंबर जो है मैंने लिख दिया है, अभी इससे मतलब नहीं है, 5। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, यहाँ पर हमारी टोटल कितनी थी, 1 है। और यहाँ पर कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन है वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है। लेकिन अगर हम राइट साइड में चेक करें, प्रोडक्ट साइड में चेक करें तो हमारा 5 है। ठीक है, तो इसको अभी हम बैलेंस ना करते हुए इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आएंगे। अगर जैसे हम यहाँ अगर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हम 10 कर देते हैं और इधर 10 कर देते हैं तो क्लोरीन की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्लोरीन हमारा बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हम ऑक्सीजन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में 4 है और यहाँ पर हमारा 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 यहाँ पर हो गया। अब जब ऑक्सीजन अगर 4 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जैसे 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बच्चों बताइए आप। तो हमारी कितनी हो गई, वह हो गई 8। ठीक है, 8 हो गई। बट अब यहाँ पर जब चेक करेंगे तो देखेंगे क्या कि क्लोरीन हमारा कितना हुआ था, 4। तो 4 यहाँ हुआ था और पहले से हमारा 4 हाइड्रोजन था और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। तो कितना हाइड्रोजन हो गए हमारे बच्चों, 5 ना हो करके यहाँ पर कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब देख लीजिए सिलिकॉन बराबर हो गया, क्लोरीन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया और कार्बन भी बराबर हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन जो है उस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये बच्चों ये तीसरा वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है उसको किस तरह से की कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड हुआ जो रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ। ये केमिकल इक्वेशन का हमारा
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिखेंगे, और नंबर ऑफ और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे 1 है, क्लोरीन कितना है 3 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। ठीक है, तो बैलेंस के सिलसिले में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि चेक करेंगे कि एल्युमिनियम क्या बैलेंस है यहाँ पे। तो हाँ, एल्युमिनियम देखने में लग रहा है कि वो बैलेंस है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा है क्लोरीन को चेक करेंगे। तो क्लोरीन देखेंगे यहाँ पर हमारा 1 है बट यहाँ पर हमारा 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इधर 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन उससे पहले हम ये भी चेक करेंगे अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, बट उसके नीचे वाले पर अगर हम जाएं, अगर इस वाले कंडीशन में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो मान के चलिए एज एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ। अगर 3 मैं यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 2 रख देंगे, जिससे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में ही क्या हुआ कि क्लोरीन 3 हो गए और हाइड्रोजन 2 हो गए, बट यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ जो है 3 हो गए। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि दोनों को चेक करेंगे कि यहाँ रख रहे हैं क्या वो नंबर इसके लिए बराबर होगा कि नहीं, ये कंडीशन को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्लोरीन में अगर हम 3 रख रहे हैं तो ये कंडीशन आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर यहाँ पर नहीं रखेंगे, ये नंबर को यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब हम रखेंगे क्या, सोचेंगे क्या, ऐसा नंबर कोई रखे कि चाहे वो लेफ़्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, दोनों बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में हम यहाँ रखते हैं 6। ठीक है, 6 रखते हैं, तो यहाँ पर हो गया टोटल हमारा 6, तो यहाँ भी 6 हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हुआ, तो यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में 6 हो गया क्लोरीन, तो यहाँ 6 होने के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरीन हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर कर देना होगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 6। तब देखिए क्लोरीन हमारा 6 हो गया, पूरा बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो चूँकि अभी हाइड्रोजन हम देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर 6 हैं, तो हमें पहले ही 6 में से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारे हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, 6 हो गए। अब हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में हमारे 2 ही हैं, तो यहाँ पर हमें 6 लाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 करना होगा, तो 6 हो जाएगा। अब ये जो 3 है आके इक्वेशन में ले आके कोफिशिएंट के रूप में पुट कर देंगे, तो 3 कहाँ पुट होगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम क्लोरीन को पुट किए थे, यहाँ पे जब हम क्लोरीन को पुट किए थे, तो इस कंडीशन में देखिए कि एल्युमिनियम की संख्या यहाँ राइट हैंड साइड में 2 हो गई, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्दरली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया जैसे मैंने, तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो इधर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमारा एल्युमिनियम में पता चलेगा कि हमारा इधर भी एल्युमिनियम इधर जो था वो उधर भी बैलेंस हो गया, और जो भी हाइड्रोजन और क्लोरीन थे वो भी बैलेंस हो गए। इस तरह से हमारा जो ये 3 क्वेश्चंस है वो ख़त्म होता है। इस सीरीज़ में हम लोग ने देखा कि जो केमिकल इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया। हमारा जो इक्वेशन है ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आइए जानते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हमें ये टॉपिक पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे के चैप्टर्स के लिए भी, और इस चैप्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हमारे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सारी किस प्रकार से होती हैं, क्या उनमें चेंजेस आते हैं, उसके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रियाएँ। संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम किसी 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कोई भी पदार्थ को मिला करके एक पदार्थ बनाएं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आसान से लैंग्वेज में, 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रियाएँ होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, इसको हम जनरली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसको आप देखिएगा कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट, अगर हमारा रिएक्टेंट में अगर हम कोई ए प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब ए हम कोई एक तरह का
एटम ले लेते हैं, मालिक्यूल ले लेते हैं, या कोई पदार्थ ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई मटेरियल ले लेते हैं, उसको अगर हम बी से कॉम्बाइन करते हैं तो हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो हमारा क्या होता है, ए बी होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हम बताएंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा है वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये एक तरह की अपघटन अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया मतलब इसमें क्या होता है, कोई अगर मटेरियल रखा हुआ है तो उस चीज़ का वो अपघटन हो करके 2 टुकड़ों में टूट जाए, 3 टुकड़ों में टूट जाए, मतलब टुकड़ों में व्यक्त करें उसको, ठीक है, टुकड़ों में वो टूट जाए। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, जनरली अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये जस्ट रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। तो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए बच्चों, जो हमारा ये प्रोडक्ट में हमारा जो इसमें ए बी बना था, किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, वही यहाँ पर रिएक्टेंट का काम करता है, ठीक है, वही यहाँ रिएक्टेंट का काम करता है। और यही हमारा फाइनली क्या देता है, 2 पार्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब आता है तीसरा हमारा है कंबक्शन रिएक्शन। तो कंबक्शन रिएक्शन जनरली एक तरह का ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को दहन करते हैं, किसी चीज़ को हम जलाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हम जलाते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि अगर CH कोई अगर मतलब कोई भी अगर मटेरियल हम जनरली वो नहीं ले रहे हैं जैसा आप सोचेंगे, ठीक है। जैसे जनरली कोई भी एग्जांपल ले लें कि अगर हम मान लीजिए कि H2 ले लें और O2 ले लें, आपस में रिएक्ट करा दें, तो उसको हम रिएक्ट कराए थे तो हमारा बना करके क्या कुछ भी बना दें कि इस तरह से हमारा रिएक्शन बन गया, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह से हमारा कोई रिएक्शन बन गया, तो इसमें क्या हुआ, जनरली हमारा यूज किया गया O2। तो O2 जनरली एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारा दहन में बहुत कारगर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इस कंबक्शन रिएक्शन इसीलिए इसे कहते हैं, जिसमें हमारा O2 मिले वो हमारा कंबक्शन रिएक्शन होगा, दहन अभिक्रिया होगी। मतलब किसी चीज़ को जलाया जाना ही क्या कहलाता है, कंबक्शन रिएक्शन कहलाता है, कंबक्शन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आता है चौथा हमारा जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक तरह का निराकरण अभिक्रिया होती है। निराकरण कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चों, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन जनरली एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हम एसिड जो होते हैं, जैसा कि अभी अब नेक्स्ट चैप्टर आप जब क्लास 10th के सिलेबस में देखेंगे तो वो चैप्टर होगा हमारा एसिड बेसिस, ठीक है, एसिड बेसिस एंड उसमें साल्ट्स होंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम देखेंगे, तो उस चैप्टर में हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हमें बस केवल यही पढ़ना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली जो होते हैं वो एसिड और बेस को मिलने से ही जो रिएक्शंस बनते हैं उन्हें ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो निराकरण अभिक्रिया होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि अगर हम बच्चों आप देखिएगा ध्यान से कि अगर हम कोई एसिड लेते हैं, कोई अम्ल लेते हैं, ठीक है, और उसको बेस से रिएक्ट करा देते हैं, मतलब कोई बेस ले लेते हैं उससे रिएक्ट करा देते हैं, तो अगर ये रिएक्शन हो करके कोई प्रोडक्ट देता है जिसमें पहला सॉल्ट देता है और उसके अलावा कोई कुछ भी मटेरियल हमारा देता है, तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब आता है पांचवा हमारा रिएक्शन जो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जनरली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि आप क्लासरूम में कभी कभी जाते होंगे तो देखते होंगे कि आप जिस जगह पे रेगुलर आप बैठते हैं उसी जगह पे कोई और आके बैठ जाता है या कोई और आकर के आपका जगह छिका लेता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि उसको मारते हैं, भगाते हैं, चल हट यहाँ से निकल, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आप उस जगह को ऑक्युपाई कर चुके हैं, वहाँ बैठते हैं, लेकिन उस जगह पे कोई और आके बैठा है तो उसे आप हटाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे ऐसा हो कि हम उस चीज़ को डिस्प्लेस कर दें, ठीक है,
कि अपना पोजीशन जहाँ था उस पोजीशन पे आ जाएं वापस, ठीक है, किसी और को हटा करके। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेस कर देना उस जगह को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली विस्थापन अभिक्रिया होता है, इनको हिंदी में पर्टिकुलर बोला जाता है। अब एक रिएक्शन ज़रा देखते हैं। अब छोटा सा रिएक्शन है, इसमें देखिएगा, घबराइएगा मत। अब इसमें जैसे अगर हम एक रिएक्शन कराते हैं AgNO3, ठीक है, या आप जनरल लैंग्वेज में ही समझ ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई A B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये C और D से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई A और B हम लिए हैं रिएक्टेंट में, प्लस C और D आपस में ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब भी रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करने में क्या हो रहा है, देखिए बच्चों इसमें कि जब रिएक्ट ये आपस में करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होगा, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो ये हमारा रिएक्टेंट होगा इसमें ये इससे फर्दरली कंबाइन करेगा और ये फर्दरली इससे कंबाइन करेगा। तो इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सब अपने जगह को फर्दरली चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बताया कि जहाँ पर वो बच्चा बैठा हुआ था वो कहीं से तो उठ के आया होगा ना, तभी आपके सीट पे वो ऑक्युपाई हुआ है। इसीलिए इस कंडीशन में भी यही चीज़ होता है कि जिस जगह पे आप बैठे थे पहले से, उस जगह पे कोई और आके बैठ गया, तो जो कोई और आके बैठा वो भी किसी और की जगह से तो आया होगा या अपनी जगह से आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें चेंजेस होते हैं। तो क्या होगा कि ये इससे फर्दरली कंबाइन कर जाता है, मतलब A और C से कंबाइन कर जाता है और B और D आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में आप देखे होंगे कि जो A है वो C से फर्दरली कंबाइन करके आपस में प्रोडक्ट मिलकर बना दिया है इस तरह से, और ये B और D आपस में मिल करके यहाँ से प्रोडक्ट बना दिए हैं, ठीक है। तो ये इतनी जो कैटेगरी है ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस है, इनको जानने से पहले एक बातें हमें बहुत गौर से सुननी होंगी कि इसका जितना भी रिएक्शंस होता है, जो भी रिएक्शंस हम देख रहे हैं, चाहे वो कंपोजिशन हो, डीकम्पोजिशन हो, कॉम्बिनेशन हो, डीकम्पोजिशन हो, कंबक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी रिएक्शंस हो, ठीक है, इन सभी रिएक्शंस में जनरली एक स्टेट काम करता है जो हमारा रिएक्शंस को वेरी कराने में काम करता है, उसकी स्टेट को बताने में काम करता है। तो उसके लिए एक फ़िज़िकल स्टेट डिफ़ाइन किया जाता है, जिसको आप बच्चों देखिएगा, एक रिएक्शंस के थ्रू मैं उसको बताऊंगा, तो जिससे आपको ज़रूरी है कि ये जान लेना, इस रिएक्शंस को करने से पहले उस बात को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों आप देखिएगा गौर से। बच्चों अगर हम जनरल से कोई एग्जांपल लेके चलें, जैसे कि A और B आपस में अगर कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं C और D, ऐसे अगर मान लेते हैं, कोई हम ऐसे ही प्रोडक्ट लेते हैं, बना देते हैं, ठीक है। जानना बहुत ज़रूरी है कि इस रिएक्शंस में इसका फिज़िकल स्टेट क्या लिखेंगे हम लोग, इस रिएक्शन का हम फिज़िकल स्टेट क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम ऐसे रिएक्शन लिखा है और इसके नीचे हम ऐसे छोटा सा देखे हैं S लगा दें, इसके नीचे हम छोटा सा L लगा दें, और इधर भी हम लगा दें S, और इधर हम लगा दें S। मान लीजिए इधर मैंने S लगा दिया और इधर मैंने S न लगा करके ये हमने कर दिया L और इसको कर दिया G, ठीक है, मतलब अपने ही हिसाब से इसको कर दिया, ठीक है। लेकिन इसका मेन मकसद करने का क्या हुआ, इसको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। इस जो ये रिएक्शन है इसको ध्यान से आप देखिएगा कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि हमारा जब भी A और B आपस में कंबाइन किए हैं तो हमारा क्या दिए हैं, C और D दिए हैं। लेकिन इनके जो नीचे ये लिखा हुआ है, चारों के नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये भी बहुत मैटर करता है कि प्रोडक्ट हमारा जो भी मटेरियल लिया गया है वो किस तरह का है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जितने भी हमें रिएक्शंस जो पढ़ने हैं उसमें ये जानना हमें ज़रूरी हो जाता है कि ये सारे स्टेट्स किस तरह से हमें अप्लाई करने होते हैं, किस तरह से हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें देखिए 4 तरह के अलग अलग सिंबल्स आए हैं, तो उसको हम देखेंगे कि जो S होता है, जो यहाँ पर A वाले में जो S है, इसको हम फर्दरली क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दरली क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और जो B आया हमारा AQ,
जिसमें बी के नीचे लिखा है AQ, तो ये कैसा फिजिकल स्टेट होता है, तो इसको बोला जाता है, बदले हम क्या बोलते हैं इसको, एक्वस बोलते हैं। एक्वस है, एल को क्या बोलते हैं, एन जनरली हमारा लिक्विड ही होता है, एक्वस ही होता है, लेकिन एक सिंबलाइज कर दिया जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मेन मकसद होता है वो हमारा क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। तो ये हमारे चार जो होते हैं ये सारे हमारे ये क्या होते हैं, हमारे फिज़िकल स्टेट होते हैं, याद रखिएगा बच्चों, फिज़िकल स्टेट होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस को करने से पहले, मतलब जितने भी रिएक्शंस हमारे जो पढ़ने हैं हमें, उसमें ये चीज़ जो हमारा है ये हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किस तरह से रिएक्शंस को किया जाए, ठीक है। तो हमारा बेसिक नॉलेज था कि हमारा जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो जनरली होते क्या हैं, किस तरह से उनको हम से पर्टिकुलरली डिफरेंस करते हैं उनमें, और क्या उनमें फिजिकल स्टेट यूज होते हैं, उनके बारे में हम लोग ने जान लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ये ज़रूर जान जाएंगे कि जो भी हमारे टाइप्स थे केमिकल रिएक्शंस के, वो कितने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में हमारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करते हैं कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, और इसी तरह से हमारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और जो भी डाउट्स वगैरह, क्वेरीज वगैरह आती हैं उसे टेलीग्राम पर आप, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर हमें ज़रूर पूछते रहिए, ठीक है, जिससे आपका भी डाउट क्लियर होगा और जो भी हमारे फैकल्टी हैं उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच।